हेलो नमस्कार, मेरा नाम है प्रीति शर्मा। स्वागत है आपका मोमेंटम क्लासेस पर। तो लाइफ प्रोसेस हमने स्टार्ट कर रखा है चैप्टर। लाइफ प्रोसेस का टॉपिक फोटोसिंथेसिस। तो बेटा कहाँ तक पढ़ लिया था कल हमने? कल मैंने आपको लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन बताया था। क्या होता है कि लाइफ प्रोसेस ये वो बेसिक प्रोसेस है हमारी बॉडी की जो लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होती है, जिसमें हमने मूवमेंट डिस्कस किया, न्यूट्रिशन हमने स्टार्ट कर रखा है। न्यूट्रिशन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक के अंदर हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी हेटेरोट्रॉपिक स्टार्ट नहीं किया ना, ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं। तो कल मैंने फोटोसिंथेसिस के बारे में आपको आई थिंक पढ़ा दिया 70-80% की। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? इट इज़ यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर एनर्जी एंड कन्वर्जन ऑफ दिस सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, जिसको हम फूड बोलते हैं, फूड एनर्जी, ठीक है। कल मैंने बताया था ना कि सोलर एनर्जी है, उसको इंट्रैप करेगा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। फिर क्या होगा? वो जो लाइट एनर्जी है वो वाटर को ब्रेक करेगी। वाटर को ब्रेक करने के बाद वहाँ से रिलीज़ होगी ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड का, बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? रिडक्शन। ये क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में, पेपर्स में आया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? यहाँ पे रिडक्शन होता है, और उसके रिडक्शन से किसका सिंथेसिस होता है? ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस किसके अंदर चल रही है बेटा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट कौन सी सेल्स में होता है? मीजोफिल सेल्स में। कल ही हमने एक डायग्राम डिस्कस किया था, तो उस डायग्राम में हमने पढ़ा था लीव्स जो है, लीव्स का एक क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाया था कि लीव्स की सबसे ऊपर वाली जो लेयर है दैट इज एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, दिस इज लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। इन दोनों के बीच में देयर आर सम इलोंगेटेड सेल्स। इन सेल्स को क्या बोला जाता है? दीज आर मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने बताया था एपिडर्मिस पे एक वैक्सी लेयर है किसकी? क्यूटिकल की, जो कि वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। दिस इज लोअर एपिडर्मिस। यहाँ पे मैंने क्या बताया था? यहाँ पे होता है हमारा स्टोमेटा। स्टोमेटा की दो गार्ड सेल्स होती हैं, ठीक है। अच्छा बेटा एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो लोअर एपिडर्मिस होता है ना बेटे लीफ का, लोअर एपिडर्मिस, वहाँ पे स्टोमेटा ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू अपर एपिडर्मिस, ठीक है। क्या बोला मैंने? ये जैसे अपर एपिडर्मिस है ना, आप एनसीईआरटी में अगर देखोगे, एनसीईआरटी में डायग्राम बनाया हुआ है, एनसीईआरटी में यहाँ पे गार्ड सेल्स दिखा रखे हैं, है ना बेटा। स्टोमेटा होते हैं ऊपर बट कम होते हैं, कई बार होते भी नहीं हैं। तो स्टोमेटा आर मोस्टली फाउंड एट लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। जो लोअर एपिडर्मिस होती है वहाँ पे ज़्यादातर हमें स्टोमेटा मिलते हैं, ठीक है। और क्या रह गया इसमें? हमने लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, ये भी बता दिया फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है। मेसोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट है, छोटे छोटे टिनी क्लोरोप्लास्ट है, वहाँ पे होता है, ठीक है। ये टॉपिक हमारा डन हो गया है। थोड़ा सा अगर आपसे कोई पूछ ले क्लोरोप्लास्ट, थोड़ा सा टॉपिक हम क्लोरोप्लास्ट का डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पढ़ेंगे जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसमें ये टॉपिक आया होगा आपका क्लोरोप्लास्ट। डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है बेटा, 2 मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जब आप देखोगे ना, आपको इस प्रकार से कुछ मेम्ब्रेनस पार्ट देखने को मिलेगा बेटे। इस तरह से बहुत सारे मेम्ब्रेनस पार्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये इसका स्ट्रोमा है,
जिसका ये फ्लूइड मैट्रिक्स है ना बेटे, इसको क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा। ये इसका मेम्ब्रेनस पार्ट है, मेम्ब्रेनस पार्ट। ये देख रहे हो, ये एक मेम्ब्रेन, ऐसा लग रहा है एक कॉइन के ऊपर कॉइन, कॉइन के ऊपर कॉइन ऐसे रखा है। तो बेटा ये जो एक पार्ट होता है ना, ये एक जो मेम्ब्रेनस पार्ट है, इसको थैलाकॉइड बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड थैलाकॉइड, ठीक है। और ये बहुत सारे थैलाकॉइड मिलके इस एक यूनिट को हम बोलेंगे बेटे ग्रेना, ठीक है। इस एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को तो हम क्या बोलेंगे? थैलाकॉइड। और बहुत सारे थैलाकॉइड आपस में इस तरह से स्टैक्ड होते हैं, जुड़े होते हैं। तो उस पूरी यूनिट को हम क्या बोलेंगे? उस पूरी यूनिट को हम बोलेंगे ग्रेना, ठीक है। जैसे ये ग्रेना है, ये ग्रेना है, और इन दो ग्रेना को आपस में देख रहे हो बेटा, एक मेम्ब्रेन और जोड़ रही है, स्ट्रोमा से होती हुई जा रही है। तो इसीलिए इस मेम्ब्रेन का नाम है स्ट्रोमा लेमिली, स्ट्रोमा लेमिली, ठीक है। दो ग्रेना को आपस में जो मेम्ब्रेन जोड़ रही है उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा लेमिली बोलेंगे, ठीक है। इन मेम्ब्रेन के बाहर ये जो फ्लूइड पड़ा है, इसको हमने क्या बोल दिया है? इसको हमने स्ट्रोमा बोल दिया। बस एक छोटी सी चीज़ जान लीजिए बेटा, देखिए ये जो मेम्ब्रेनस पार्ट, आप देखिए फोटोसिंथेसिस के लिए ऑफ कोर्स एनर्जी तो चाहिएगी, एटीपी तो चाहिएगी। तो बेटा उस एटीपी का सिंथेसिस कहाँ पे होता है? हमारे मेम्ब्रेनस पार्ट में। क्लोरोप्लास्ट का जो मेम्ब्रेनस पार्ट है वहाँ पे बेटा एनर्जी का सिंथेसिस होता है। इसको बोला जाता है लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, ठीक है। लाइट रिएक्शन से क्या होगा यहाँ पे बेटा? एटीपी का सिंथेसिस होगा, एनर्जी का सिंथेसिस होगा, और उस एनर्जी का यूज़ करके प्लांट ग्लूकोज का सिंथेसिस करेगा। इस एटीपी का यूज़ करके प्लांट अपना फूड बनाएगा। फूड कहाँ बनेगा बेटे? फूड बनेगा स्ट्रोमा के अंदर, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो बातें बताई मैंने यहाँ पे। मैंने क्या बताया बेटा कि फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होती है, दो रिएक्शन होती है। एक तो होती है लाइट रिएक्शन, एक होती है हमारी लाइट रिएक्शन, दूसरी होती है जो मैं अभी बता रही हूँ आपको डार्क रिएक्शन, दूसरी है हमारी डार्क रिएक्शन, ठीक है। क्या फ़र्क है दोनों में बेटा? लाइट रिएक्शन जो है, लाइट रिएक्शन वो कहाँ पे होती है? क्लोरोप्लास्ट के मेम्ब्रेनस पार्ट में। इट टेक्स प्लेस इन मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि डार्क रिएक्शन मतलब ग्लूकोज का सिंथेसिस बिना लाइट के होता है, इसको हमने डार्क रिएक्शन बोला। बेटा नहीं, ग्लूकोज का सिंथेसिस जो होगा वो लाइट की प्रेजेंस में ही होगा। बस इन्होंने दोनों रिएक्शंस को डिफरेंशिएट करने के लिए कहा भाई देखो यहाँ पे सनलाइट का यूटिलाइजेशन हो रहा है, इसीलिए इसको वो बोल दो, इसलिए इसको लाइट रिएक्शन बोल दो, ठीक है। तो बेटा इसके प्रोडक्ट्स का यूज़ करके, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स क्या हैं? हमारी एनर्जी, एटीपी। इसके प्रोडक्ट्स का यूज़ करके स्ट्रोमा के अंदर किसका सिंथेसिस हो रहा है? ग्लूकोज का सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। समझ में आई बेटा? डार्क रिएक्शन है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको लाइट नहीं चाहिए, भाई इसको लाइट चाहिए। अगर लाइट नहीं होगी तो यहाँ पे एटीपी का सिंथेसिस कैसे होगा? है ना, एटीपी का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा ना बेटा। तो एटीपी के सिंथेसिस के लिए लाइट रिएक्शन चाहिए। तो डार्क रिएक्शन जो है इट डिपेंड ऑन लाइट रिएक्शन ओनली, और उसके लिए सनलाइट चाहिए, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है कि डार्क रिएक्शन है इसका मतलब डार्क है तो लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेटा लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़े टाइम के लिए तो चलेगी, लेकिन जब इसकी सारी की सारी एटीपी यूज़ हो जाएगी ना तो ये वहीं पे बंद हो जाएगी, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस जो है दो पार्ट्स में कंप्लीट होता है हमारा, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का मतलब होता है बेटा जब सोलर एनर्जी का यूज़ करके यहाँ पे एटीपी का सिंथेसिस होगा। तो ये कौन से पार्ट में होता है? मेम्ब्रेनस पार्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट के मेम्ब्रेनस पार्ट में होता है। और इस एटीपी का यूज़ करके प्लांट क्या करता है? ग्लूकोज सिंथेसाइज करता है। तो ग्लूकोज कहाँ बनती है बेटे? स्ट्रोमा के अंदर बनती है। इसका मेम्ब्रेन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस बेटा कंप्लीट हो चुका है हमारा, ठीक है।
इसके जो मेन पॉइंट्स है ध्यान से देख लीजिएगा, इसके क्वेश्चंस भी करेंगे हम, क्वेश्चंस लेके आएंगे कल आपके लिए। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि स्टोमेटा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कहाँ बताओगे? आप बोलोगे लीफ में है स्टोमेटा। लीफ के कौन से पार्ट में? बेटा लीफ की एपिडर्मल सेल्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या बोला मैंने? स्टोमेटा इज प्रेजेंट इन एपिडर्मल पार्ट ऑफ लीफ। ठीक है, स्टोमेटा के पार्ट्स कल हमने पढ़ लिए थे, गार्ड सेल्स, स्टोमेटल पोर, और उन गार्ड सेल्स के अंदर छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट। स्टोमेटा के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी मीजोफिल सेल्स के पास, और मीजोफिल सेल्स के अंदर फिर क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा, क्योंकि मीजोफिल सेल्स में क्या है? क्लोरोप्लास्ट है बहुत सारे। ठीक है, तो ये कल हमने डिस्कस कर लिया था। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, देखो बेटा, मैंने कहा कि प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज बनाता है, और वही फिर बहुत सारी ग्लूकोज जो है मिलके क्या बनाती है? स्टार्च बनाती है। क्या बोला? जो ग्लूकोज है, बहुत सारी ग्लूकोज, ये मिलके क्या बनाएगी? स्टार्च बनाएगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछेंगे कि प्लांट के अंदर फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है? ठीक है, प्लांट स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ, इसका आंसर क्या लिखेंगे बेटे? स्टार्च। ठीक है, प्लांट का जो फूड है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, उनके क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट उनका किचन है। ठीक है, वहीं पे खाना बन रहा है, वहीं पे खाना स्टोर हो रहा है। इट इज स्टोर्ड इन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो बेटा क्योंकि यहाँ पे स्टार्च का सिंथेसिस हो रहा है, तो कभी भी आपको ये देखना हो कि प्लांट के अंदर उस पार्ट में फोटोसिंथेसिस हुआ है नहीं हुआ है, तो उसके लिए ना एक टेस्ट किया जाता है जिसका नाम है स्टार्च टेस्ट। जब भी ये देखना हो कि फोटोसिंथेसिस हुआ है कि नहीं उस पार्ट में, तो उसके लिए क्या किया जाता है? स्टार्च टेस्ट। तो इसके लिए आयोडीन टेस्ट करते हैं बेटा, आयोडीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए जहाँ पे स्टार्च होगी ना, स्टार्च के साथ जब आयोडीन रिएक्ट करेगी तो यहाँ पे एक कलर प्रोड्यूस होगा, ब्लू ब्लैक कलर प्रोड्यूस होगा कुछ। ठीक है, अगर उस पार्ट का कलर चेंज हो रहा है ना आयोडीन डालने के बाद, समथिंग ब्लू ब्लैक कलर हो गया उसका, तो इसका मतलब वहाँ पे स्टार्च बनी है, वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपको ये कैसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं कि भाई हमने क्या किया, हमने एक प्लांट को डार्क रूम में रखा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है ना, हमने एक प्लांट को डार्क रूम में रखा, सोलर एनर्जी वहाँ पे आने ही नहीं दी। अगर आप वहाँ पे स्टार्च टेस्ट करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा? स्टार्च टेस्ट विल बी नेगेटिव बेटा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। अगर आपने वो प्लांट को काफ़ी दिन से एक डार्क रूम में रख रखा है, जब तक सोलर एनर्जी नहीं आएगी तो स्टार्च कहाँ से बनेगी? ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स का स्टार्च टेस्ट क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। जहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो वहाँ पे स्टार्च टेस्ट नेगेटिव आएगा। या आपको अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब हम उस पर आयोडीन डालेंगे तो क्या चेंज होगा? कुछ चेंज नहीं होगा बेटा। ठीक है, क्योंकि आयोडीन को स्टार्च मिलेगी तभी उसके साथ वो रिएक्ट करके ये ब्लू ब्लैक कलर देगी। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में ये एक एक्सपेरिमेंट दे भी रखा है कि जब आपको स्टार्च टेस्ट करना हो तो क्या करोगे? देखो, एक बीकर लेंगे हम, इसमें पानी लेंगे। ठीक है, हीट करेंगे बर्नर की हेल्प से।
इसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब डाल देना। इसमें डाला है अल्कोहल, मिथाइलेटेड स्पिरिट, अल्कोहल डाला है, और इस अल्कोहल में आपने डाल दी है एक लीफ। ठीक है, हमें इस लीफ का स्टार्च टेस्ट करना है कि इस लीफ में स्टार्च है भी कि नहीं। क्या बताया मैंने, हमने एक बीकर लिया, उसमें पानी भरा, ठीक है, और नीचे बर्नर लगा दिया, इसको बॉईल करेंगे हम पानी को, और उसमें एक टेस्ट ट्यूब डालेंगे जिसमें क्या है, अल्कोहल है। उसके अंदर हमने क्या रख दी है, उसके अंदर हमने एक पत्ती रख दी, एक लीफ रख दी है। ठीक, तो बेटा ये क्या करेगा, अल्कोहल जितना भी इसका वो क्लोरोफिल होगा ना, क्लोरोफिल उसको निकाल लाएगा वहाँ से। देखिए कलर तभी अच्छे से विजिबल होगा ना जब आप उसका क्लोरोफिल निकाल देंगे, समझे ना। आयोडीन जो है ना, आयोडीन कलर तभी अच्छे से दे पाएगा जब उसका क्लोरोफिल आप निकाल देंगे, है ना। ऐसे मतलब वो डार्क ग्रीन कलर की कोई पत्ती है तो डार्क ग्रीन कलर पे हमें वो इतना अच्छा ब्लू ब्लैक कलर विजिबल होगा नहीं, है ना। तो इसीलिए हमने ये इतना तामझाम किया है। हमने क्या किया है, इसको पानी में रखा है टेस्ट ट्यूब को, ठीक है, बॉईल किया है। बॉईल इसीलिए किया ताकि लीफ सॉफ्ट हो जाए, उससे ईजिली हम क्लोरोफिल को रिमूव कर सकें। ठीक, फिर हम इस पत्ती को यहाँ से निकालेंगे थोड़े टाइम बाद, और वहाँ पे ऊपर जितना भी इसका कलर ग्रीनिश हो जाएगा। जब इसका कलर ग्रीन दिखने लग जाए ना, आपको इस सॉल्यूशन का कलर ग्रीन दिखने लग जाए कि हाँ भाई अच्छा अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल निकल गया, तो इस पत्ती को आप बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छे से साफ करके फिर इसके ऊपर आप आयोडीन डालेंगे। इसका कलर कैसा आएगा, इसका कलर आएगा ब्लू ब्लैक बेटा, क्योंकि इसके अंदर क्या स्टोर था, स्टार्च स्टोर था। ठीक है, तो कभी भी आपको स्टार्च टेस्ट करना हो तो हम किसका यूज़ करते हैं बेटे, आयोडीन सोल्यूशन का यूज़ करते हैं, आयोडीन सोल्यूशन। ठीक है, तो इससे आपको कई सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि हमें पता है फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो आपको बोल देंगे कि भाई प्लांट को सनलाइट नहीं दिया है, बताओ आयोडीन सोल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। या फिर एक टेस्ट आपको ये भी दे सकते हैं कि एक पत्ती है, पत्ती का कुछ पार्ट हमने एक्सपोज रखा है, कुछ को हमने KOH के साथ रिएक्ट करवाया है, तो KOH क्या करेगा बेटा, जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको सोख लेगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो ये जो पार्ट है फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। तो इसका भी आयोडीन टेस्ट कैसा आएगा बेटा, इसका भी आयोडीन टेस्ट जो है वो नेगेटिव, स्टार्च टेस्ट नेगेटिव आएगा। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, लाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो अगर लाइट नहीं होगी तब भी स्टार्च सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, तो आयोडीन के साथ स्टार्च टेस्ट हमारा नेगेटिव आएगा। सिमिलरली अगर प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाई है तब भी स्टार्च टेस्ट क्या आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा। तो आई होप इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ना आप आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने फोटोसिंथेसिस कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, है ना। सबको पता है कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंडेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटे, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इसके 3 टाइप होते हैं, इसके 3 टाइप हैं। कौन कौन से हैं, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक एंड होलोजोइक। ठीक है, ये 3 टाइप है इसके, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक एंड होलोजोइक। क्या फ़र्क है इन तीनों में, देखो। सबसे पहले पैरासिटिक, सबसे ज़्यादा मौज इसकी है भाई पैरासिटिक की। पैरासिटिक के अंदर क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में रह के, बॉडी में या उसके बॉडी के ऊपर रह के उससे नरिशमेंट लेता है बिना उसको किल किए। क्या बोला मैंने, इन पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म live inside
और आउटसाइड द बॉडी of other organism and derive nutrition from it without killing it, without killing it। ठीक है, मतलब उसको मारेगा नहीं, उससे नरिशमेंट लेगा और अपना काम चला लेगा, न्यूट्रिशन लेगा, अपना काम चला लेगा विदाउट किलिंग इट। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे बेटे? पैरासिटिक। और यही रीज़न है कि पैरासिटिक के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम इवॉल्व नहीं होता है इतना, क्योंकि इनको बना बनाया खाना मिल रहा है भाई, इनको क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो पैरासाइट के थोड़े से एग्जाम्पल पढ़ लें। तो पैरासाइट में आता है आपका जैसे कि प्लाज्मोडियम, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं पैरासाइट के। देखो बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं, अंदर रह के भी न्यूट्रिशन ले सकते हैं, बॉडी के बाहर भी रह सकते हैं। अभी हमारी स्किन के ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, है ना, वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं हमसे। ज़रूरी नहीं है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमेशा दूसरे को नुकसान ही पहुंचाए। बहुत सारे ऐसे पैरासाइट होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं बट उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। अब हमारी इंटेस्टाइन है, जैसे हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हैं बट वो हमें फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, वहाँ पर वो अपना नरिशमेंट ले रहे हैं बट विटामिन के सिंथेसिस में भी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम क्या है बेटे? एक पैरासाइट है। ठीक है, आपको जान के हैरानी होगी कि आप जो ये बोलते हो कि मलेरिया किससे होता है, मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, बेटा उस मच्छर का कोई दोष नहीं है। मच्छर के सलाइवा में, उसके लार में ये मिलता है, ये प्लाज्मोडियम मिलता है, इसकी वजह से मलेरिया होता है। ठीक है, ये एक प्रोटोजोन है जो क्या कॉज करता है? मलेरिया कॉज करता है बेटे। ठीक है, हमारी रेड ब्लड सेल का सबसे बड़ा दुश्मन है। पहले हमारे लिवर में जाता है, लिवर में जाके खूब खाना पानी तंदुरुस्त बन के और फिर हमारी आरबीसी के ऊपर अटैक करता है। तो ये बहुत गंदा पैरासाइट है। ठीक है, तो मलेरिया कॉज करता है। और कोई पैरासाइट जैसे सर में जुएँ हो जाती है ना, लाइस, और वो उस पर डॉग पे नहीं लग जाते, डॉग पे और उस पर काऊ बफेलो पे पिस्सू बोल देते हैं हम, टिक्स। तो ये सारे पैरासाइट है बेटे। ठीक है, ये क्या करेंगे? जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद करेंगे, मतलब हमसे न्यूट्रिशन ले रहे हैं और हमें ही बीमार कर रहे हैं। हमें मारेंगे नहीं, किल नहीं करेंगे, सिर्फ हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, हाँ, कुछ पैरासाइट ऐसे भी होते हैं जो बिना नुकसान पहुंचाए कि भाई कोई बात नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं हमारी स्किन पे जो अभी हैं और हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ प्लांट होते हैं बेटा जो कि पैरासाइट होते हैं, है ना। देखो बड़े आश्चर्यजनक बात है, प्लांट एक आइडियल हमारा जो खाना बना रहा है खुद से, ना तो बेचारा हमसे कुछ मांग रहा है वो कि भाई हमें फूड दे दो, अपना खाना खुद से बना रहा है, हमारे एनवायरनमेंट को इतना प्योरीफाई कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। बट कुछ प्लांट्स की हरकतें देख रहे हो, कुछ प्लांट्स हमारे पैरासाइट होते हैं, किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल दे देते हैं इसका, क्यूस्क्यूटा, ये पैरासिटिक प्लांट है बेटे। क्यूस्क्यूटा इज अ पैरासिटिक प्लांट, सुना होगा नाम, अमरबेल है, अमरबेल देखी होगी आपने, ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर ऐसे चढ़ जाती है। तो बेटा इसके पास खुद का क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, दिस प्लांट लैक्स क्लोरोफिल, इस प्लांट के पास क्लोरोफिल नहीं होता है और ये इसीलिए ये दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट होता है, उस पर क्लाइम कर जाता है अपने खाने के लिए। ठीक है, सो इट इज़ ऑल्सो अ एक्टो पैरासाइट। एक्टो मतलब देखो जो बॉडी के बाहर रहते हैं, जो बॉडी के ऊपर रहते हैं पैरासाइट, उनको बोला जाता है बेटे एक्टो पैरासाइट। एक्टो पैरासाइट जो बॉडी के ऊपर रहते हैं, जैसे जुएं बताइए मैंने कुछ बैक्टीरिया, तो बॉडी के ऊपर जो रहेंगे वो हमारे एक्टो पैरासाइट हैं, और जो बॉडी के अंदर रह के हमें बीमार कर रहे हैं वो हैं एंडो पैरासाइट। ठीक है, तो क्यूस्क्यूटा क्या है हमारा? क्यूस्क्यूटा इज अ
एक्टोपैरासाइट, ठीक है, दूसरे प्लांट बॉडी के ऊपर रह के अपना काम चला रही है, क्योंकि इसके पास खुद का क्लोरोफिल तो है नहीं, है किसी दूसरे प्लांट पर डिपेंडेंट है। तो समझ गए होंगे पैरासाइट क्या होता है। पैरासाइट क्या है? जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है बिना उसको किल किए, हैं। तो जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर रह के ये न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उस ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है बेटा होस्ट, ठीक है। इस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे हम? होस्ट बोलेंगे। जैसे प्लाज्मोडियम का होस्ट कौन है? हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें नुकसान पहुंचा रहा है ना, हमसे न्यूट्रिशन ले रहा है ना, तो प्लाज्मोडियम का होस्ट कौन है? हम ह्यूमन बींग्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट पैरासाइट। अगले मोड ऑफ न्यूट्रिशन की तरफ बढ़ते हैं, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये बड़े ही वियर्ड हैं। आज तक तुमने सुना है ना कि खाना जो भी खाया है वो बॉडी के अंदर पच रहा है ना, सारी मशीनरी अंदर काम कर रही है, अजीब ही है क्या? देखना, पहली बात तो जो सैप्रोफिटिक है बेटा, सैप्रोफिटिक वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो डेड डिकेड चीज़ों से अपना खाना लेता है। क्या बोला मैंने? कि सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वेयर ऑर्गेनिज्म फीड on dead decayed organic matter। जो गली सड़ी चीज़ें हैं, जो डेड चीज़ें हैं, जब उनसे ही अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो उसको क्या बोला जाता है? सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोला जाता है, ठीक है। तो किसके अंदर होता है सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर बेटा, ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ज़्यादातर जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, सारे नहीं, ज़्यादातर जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। जैसे कि बैक्टीरिया, जैसे कि फंगी, ठीक है, इनका फेवरेट खाना है ये, गंदी चीज़ों को खाते हैं ये। तो बैक्टीरिया, फंगी, छोटी सी सेल है बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर है यार, इतना तो बॉडी का साइज़ भी नहीं है हमारी तरह, उसके पास ये स्टमक, लिवर, इतने बड़े बड़े ऑर्गन थोड़ी हैं। तो कैसे डाइजेस्ट कर रहे हैं इनको? कैसे? ये पता क्या करते हैं? ये अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बेटा बॉडी के बाहर रिलीज करते हैं। ये क्या करते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बॉडी के बाहर रिलीज कर देते हैं। और वो एंजाइम क्या करेगा फिर? ये जो डेड डिकेड चीज़ें हैं इनको तोड़ेगा, इनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और फिर ये क्या करेंगे? उस सिंपल फूड को बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे सिंपल डिफ्यूजन से। क्या समझे? देखो हमारे अंदर, हम ह्यूमन बींग्स में जो डाइजेशन है वो बॉडी के अंदर होता है बेटे। हमारे जितने भी एंजाइम्स है बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं, लेकिन इनमें क्या है? एंजाइम्स बॉडी के बाहर रिलीज हो रहे हैं, और फिर वो एंजाइम क्या कर रहे हैं? उस फूड का ब्रेक डाउन कर रहे हैं, उसको सिंपल में कन्वर्ट कर दिया। हाँ भाई, बैक्टीरिया को सौंप दिया, लो भाई इसको हमने सिंपल में कन्वर्ट कर दिया, अभी तुम्हारी छोटी सी बॉडी में आ जाएगा। तो बैक्टीरिया और फंगी क्या कर लेंगे? फिर उस सिंपल फूड को अब्जॉर्ब कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। दिस इज कॉल्ड व्हाट? एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर जो डाइजेशन हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे बेटे? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर रिलीज्ड आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। और ये क्या करेंगे? दे डाइजेस्ट और दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, बॉडी खत्म हो गया नीचे है, इनटू सिंपल फॉर्म, और इस सिंपल फूड को फिर ये एब्जॉर्ब कर लेंगे। देन दिस सिंपल फूड इज एब्जॉर्ब बाय दैट माइक्रोब, ठीक है। ये है बेटा सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
तो इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में। सोचो अगर ये ना होते तो इतनी सारी जो डेड बॉडीज़ है, ये जंगलों में इतना शिकार होता है हर्बीवोर्स का, जो बड़े बड़े कार्निवोर है उनको चीर फाड़ के उनकी डेड बॉडी को इधर उधर फेंक देते हैं। क्या कर रहे हैं ये उनकी डेड बॉडीज़ को गला रहे हैं बेटा, उनकी डेड बॉडी से न्यूट्रिशन को खींच के बाहर निकाल रहे हैं। कुछ तो इन्होंने यूज़ कर लिया और कुछ जो सिंपल जो उन्होंने बनाए थे, न्यूट्रिएंट्स बनाए थे, उसको सॉइल के अंदर मिक्स कर दिया, है ना। तो ये एक तरह से हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रख रहे हैं जो सैप्रोफाइट्स हैं, ठीक है। भले ही ये देखो ये डेड डिकेड चीज़ों के ऊपर फीड कर रहे हैं, बट देखो एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये क्या कर रहे हैं, जो भी डेड डिकेड चीज़ें हैं उनको ब्रेक करके उनमें से न्यूट्रिएंट्स को निकाल रहे हैं, और उस न्यूट्रिएंट को सॉइल के अंदर मिक्स कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ रही है, सॉइल के न्यूट्रिएंट कंपाउंड बढ़ रहे हैं, न्यूट्रिएंट क्वालिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में। दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ठीक है। हमारे डिकम्पोजर्स हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, तो वो हेल्प करेंगे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में, ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक बार छोटा सा बता दे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में कैसे हेल्प कर रहे हैं, ये और क्लियर हो जाएगा आपको। देखो जैसे कि बेटा ये सॉइल है, ठीक है, ये भरपूर है बहुत सारे न्यूट्रिएंट से, जो किसको दे रही है, ये प्लांट्स को दे रही है ना। अब ये न्यूट्रिएंट्स सॉइल से किसके अंदर जा रहे हैं बेटे, प्लांट के अंदर। अब प्लांट को कौन खा रहा है, प्लांट को खा रहे हैं हमारे हर्बीवोर। प्लांट को खाया किसी हर्बीवोर ने, हर्बीवोर को कौन खा जाएगा। अब प्लांट के जो न्यूट्रिएंट थे वो किसके अंदर चले गए हैं बेटे, हर्बीवोर के अंदर चले गए हैं। हर्बीवोर से अभी आगे कहाँ किसके अंदर जाएंगे, कार्निवोर के अंदर, क्योंकि हर्बीवोर को कौन खाएगा, हर्बीवोर को कार्निवोर खाएगा, है ना। तो जब हर्बीवोर की डेथ होगी, कार्निवोर ने मार दिया उसको, ठीक है, हर्बीवोर की डेथ होगी, दोबारा उसको किस में आना है, सॉइल में आना है, ठीक है। किसी ना किसी दिन कार्निवोर भी मरेगा भाई, सबका दिन आता है। तो कार्निवोर की डेड बॉडी भी कहाँ जा रही है, सॉइल में जा रही है। तो इनकी डेड बॉडीज़ में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भरे पड़े हैं, है ना, बहुत सारा प्रोटीन मिलेगा, फैट मिलेगा। तो उनको कौन तोड़ रहे हैं, सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स। ये माइक्रोब्स क्या कर रहे हैं, इनमें से इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल में कन्वर्ट करके दोबारा किस में मिक्स कर रहे हैं, सॉइल के अंदर मिक्स कर रहे हैं, और सॉइल से दोबारा किस में जा रहा है, प्लांट में। तो देख रहे हो साइकिल बेटा, नेचर का साइकिल देख रहे हो, हैं। तो अगर ये नहीं होते तो न्यूट्रिएंट साइकिल पॉसिबल नहीं था। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। So next is holozoic mode of nutrition. होलो मतलब वोल, जोइक जू से आया बेटे वर्ड, मतलब एनिमल, ठीक है बेटा। ज़्यादातर एनिमल्स में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देखो पैरासाइट क्या कर रहा था, पैरासाइट को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि वो प्रिपेयर्ड फूड ले रहा है अपने होस्ट सेल से। जो सैप्रोफिटिक है,
सैप्रोफिटिक ने क्या किया है, डेड डिकेड चीज़ों से अपना बाहर अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करके उस डेड डिकेड चीज़ों के अंदर जो भी खाना छुपा था उसको एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है। होलोजोइक की अगर हम बात करें बेटा, होलोजोइक में ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, सॉलिड फूड को, सॉलिड लिक्विड फूड को बॉडी के अंदर लेगा और इसका डाइजेशन बॉडी के अंदर होगा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा, ठीक है। डाइजेशन टेक्स प्लेस, डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बॉडी के अंदर एंजाइम्स रिलीज होंगे और वो एंजाइम्स फिर उस फूड का ब्रेक डाउन करेंगे और उसको सिंपल में कन्वर्ट करके हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो बेटा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के कुछ स्टेप्स हैं, वो सुनो ध्यान से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फूड को इंजेस्ट करेंगे, इंजेशन, ठीक है। बॉडी को अंदर फूड को अंदर इंजेस्ट किया, दैट इज इंजेशन। फिर बेटा नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा डाइजेशन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल फॉर्म, दैट इज डाइजेशन। सेकेंड स्टेप क्या बताया मैंने, डाइजेशन। थर्ड स्टेप, डाइजेशन का मतलब क्या होता है, डाइजेशन का मतलब है बेटा जो कॉम्प्लेक्स फूड आपने खाया है, ऐसा तो है नहीं वो कॉम्प्लेक्स फूड एज इट इज़ आपके ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, पहले हमें उस फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसको डाइजेशन बोला जाता है। व्हेन कॉम्प्लेक्स फूड इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, उसको हम क्या बोलेंगे, डाइजेशन बोलेंगे। नेक्स्ट स्टेप, अब जब फूड हमारा एकदम सिंपल है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड को हमने सिंपल में कन्वर्ट कर दिया है, तो अब वो सिंपल फूड ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटे हमारा, एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट स्टेप इज एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ब्लड के अंदर ये फूड एब्जॉर्ब हो गया, अब ब्लड इसको लेके जाएगा जहाँ जहाँ ज़रूरत है, मतलब जो हमारी एटीपी बनी है, जो फूड है इसकी जहाँ जहाँ बॉडी को नीड होगी वहाँ वहाँ इसको लेके जाएगा हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, तो उसको बोला जाएगा बेटे एसिमिलेशन, ठीक है। और लास्ट स्टेप होगा, जितना भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट बचेगा, देखो जितना फूड हमें डाइजेस्ट करना था हमारी बॉडी ने वो कर लिया है, जो बाकी वेस्टफुल प्रोसेस होगा उसको बॉडी अपने बाहर निकाल देगी, तो उसको क्या बोलेंगे, ईजेशन। क्या बताया मैंने, देखो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल्स का सबसे कॉमन मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जिसमें वो सॉलिड और लिक्विड फूड को इनगल्फ करेगा और उसका डाइजेशन बॉडी के अंदर होगा विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। तो इसके स्टेप्स बताए हैं बेटे मैंने, 5 स्टेप्स बताए हैं। सबसे पहले इंजेशन, खाने को इनगल्फ किया, खाने को खाया हमने, फिर उसके बाद डाइजेशन, इस फूड के अंदर जितने भी कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट थे उसको सिंपल के अंदर कन्वर्ट किया है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। उसके बाद इन सिंपल न्यूट्रिएंट्स का ब्लड के अंदर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। ब्लड के अंदर एब्जॉर्प्शन होने के बाद जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत है उसको लेके जाया जाएगा ब्लड के द्वारा, हमारी बॉडी इसका यूज़ करेगी, इस फूड का यूज़ करेगी हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, तो उसको हम बोलेंगे एसिमिलेशन। और लास्ट में जितना भी वेस्ट होगा, जितना भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट होगा उसको बॉडी बाहर निकाल देगी, जिस स्टेप को हम क्या बोलेंगे, ईजेशन, ठीक है। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ये 5 स्टेप हो गए हमारे, ठीक। तो ये हमें डिटेल में पढ़ना है ह्यूमन बींग्स में। उससे पहले ना हम तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते कई बार इतनी एक्साइटमेंट हो जाती है माइक के नीचे गिर जाता है, सॉरी। क्या करे बच्चों, हमारे 2 मिनट वेस्ट करवा दिए इसने, है ना।
एडजस्ट कर लिया, देखो आई होप ठीक ठाक रहे ये। चलो हाँ, क्या पढ़ रहे थे हम? हाँ, ये 5 स्टेप हो गए। हाँ, मैं ये बता रही हूँ बेटा कि चलो ह्यूमन बींग्स में तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे ही, हम कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ लेते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये 5 स्टेप कैसे होते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अमीबा से स्टार्ट करें। अमीबा सुना होगा नाम तुमने, अमीबा यूनिसेलुलर प्रोटोजोन है हमारा, बड़ा ही अजीबोगरीब प्राणी है। हाथ कौन से पैर कौन से नहीं पता है। हाथ पैर होते भी हैं इनके, ऐसे ही बोले जा रहे हैं। अमीबा अमीबा तो बेटा अमीबा क्या करता है, बाहर से खाने को लेने के लिए ना ऐसे अपने ऐसे साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट से बाहर की तरफ पुश करते हैं, जो साइटोप्लाज्म होती है, जिससे इसके इस प्रकार से कुछ फीट लाइक स्ट्रक्चर निकल आते हैं, पैर जैसे कुछ स्ट्रक्चर निकल आते हैं, ठीक है। इनको बोला जाता है स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, स्यूडो का मतलब क्या होता है बेटे? फॉल्स, झूठे पैर हैं। पोडिया का मतलब क्या है? फीट। स्यूडोपोडिया, फॉल्स फीट। क्या करेगा ये फूड को इनगल्फ कर लेगा। इसके बाहर इसको खाना दिखेगा ना, ये खाने को, आजा मेरे पास, ये खाने को अंदर की तरफ इनगल्फ कर लेगा, ठीक है, जिसको बोलेंगे हम फेगोसाइटोसिस। इसको इस स्टेप को हम क्या बोलेंगे बेटे? फेगोसाइटोसिस, ठीक है। जो खाना है ना, खाना उसके बाहर ऐसे ये पानी के साथ लेगा ना इसको, खाने को इस तरह से एक बॉलस सा बन जाएगा फूड का और वाटर का, तो इसको हम बोलेंगे फूड वैक्यूल। दिस इज कॉल्ड फूड वैक्यूल, ठीक है। और इस फूड वैक्यूल के अंदर इसका डाइजेशन होगा। ये अपने एंजाइम्स साइटोप्लाज्म से इसके अंदर भेज देगा, इस फूड वैक्यूल के अंदर, और वहाँ पे इस फूड का डाइजेशन होगा। जैसे ही फूड सिंपल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, उसका डाइजेशन कंप्लीट होगा, ये अपने साइटोप्लाज्म में जाके मिक्स हो जाएगा। और रही ईजेशन की बात, तो ईजेशन के दौरान क्या होगा? ये कहीं से भी ऐसे रप्चर होके जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको अपनी बॉडी से बाहर निकाल देगा। क्या बताया मैंने? सुनो ध्यान से। सबसे पहले स्टेप मैंने क्या बताया था बेटा? इंजेशन, ठीक है, खाने को अंदर लेना। तो ये खाने को कैसे अंदर लेगा? विद द हेल्प ऑफ देयर स्यूडोपोडिया, ठीक है। स्यूडोपोडिया की हेल्प से ये अपने खाने को इनगल्फ कर लेगा, जिस स्टेप को हमने क्या बोला है? इंजेशन, ठीक है। अगर इनकी बात माने तो फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस साइटोप्लाज्म के अंदर इनगल्फ करना। उस खाने के साथ साथ जो पानी है, मतलब उन दोनों का जो कॉम्बो बना है, उसको हमने क्या बोला है? फूड वैक्यूल बोला है। उस फूड वैक्यूल के अंदर इस फूड का डाइजेशन होगा, और डाइजेशन से जब वो सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा तो साइटोप्लाज्म के अंदर अपना वो यूज़ कर लेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था डाइजेशन के बाद? एब्जॉर्प्शन ना। तो इसके अंदर देखो ब्लड नाम की चीज़ तो नहीं, ब्लड की ज़रूरत है इसको? बिल्कुल नहीं भाई, एक सेल है यार, इतनी छोटी सी बॉडी है, दिखाई भी नहीं देती है, इसमें कहाँ से कोई ज़रूरत है कि हाँ भाई ब्लड लेके जाएगा, इतने प्रेशर से ब्लड पंप करेगा और यहाँ लेके जाएगा? इतना छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, इसको ज़रूरत थोड़ी है। तो फूड जो है सिंपल डिफ्यूजन से इसके साइटोप्लाज्म में फैल जाएगा और इसका ये यूज़ कर लेगा अपनी ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए। ग्रोथ तो क्या होनी है, ऐसा थोड़ी है अमीबा इतना सा इतना हो जाएगा है। इनमें ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ का मतलब है कि ये डिवाइड कर जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। जो अमीबा है, अमीबा इस खाने का यूज़ करके अपनी डॉटर सेल्स बना सकता है, डिवाइड कर सकता है ना। डिवाइड करके इसे 2 अमीबा बना सकता है ना। अगर आपको नहीं पता होता बेटा मैं बता दूँ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं, उनके अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही बात है। वो जब हमें दिखाई ही नहीं देते हैं तो क्या आप उनका मास, हाइट, वेट ये सब मेज़र कर सकते हो? भाई नहीं। उनके अंदर ग्रोथ का मतलब होता है उनका नंबर बढ़ना।
हम ये कहते हैं ना बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया ग्रो करने का मतलब ये थोड़ी होता है उनकी हाइट इतनी थी अब इतनी हो गई है। बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं इसका मतलब ये कि भाई पहले कोई 150 थे अब और ज़्यादा हो गए नंबर में, तो मतलब डिवाइड कर गए हैं, उनके अंदर रिप्रोडक्शन हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस फूड को ये एसिमिलेट करेगा, इस फूड को ये क्या करेगा, एसिमिलेट करेगा, किसके लिए, अपनी प्रोजेनी बनाने के लिए, अपनी डॉटर सेल्स बनाने के लिए। ठीक है, उसी को इसकी ग्रोथ बोल देंगे हम, हैं। और जो भी डाइजेस्टिव वेस्ट होगा, अनडाइजेस्टेड वेस्ट होगा, उसको कहीं से ये रप्चर हो जाएगी इसकी मेम्ब्रेन और वहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन अमीबा। ठीक है, मुझे ना इस माइक का डर हो रहा है, कभी नीचे ना गिर जाए दोबारा से, बहुत समय बर्बाद कर देगा हमारा। नेक्स्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है बेटे प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, पैरामीशियम। प्लाज्मोडियम थोड़ी पढ़ना है, प्लाज्मोडियम कहाँ पढ़ा था, याद करो। जिस बच्चे को याद है उसने लेक्चर ध्यान से सुना है, कहाँ पढ़ा था प्लाज्मोडियम, याद है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। इसको ज़रूरत है ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, इतना झमेला करने की, फूड को इंजेस्ट करो, डाइजेस्ट करो, एब्जॉर्ब करो, एसिमिलेट करो, इजेस्ट करो, इतना नहीं करेगा भाई प्लाज्मोडियम, क्योंकि प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, वो बना बनाया खाना लेगा, मौज है उसकी, है ना। इस बेचारे को देखो कैसे जद्दोजहद करनी पड़ेगी। पैरामीशियम पहचान तो जानते हो ही, स्लीपर शेप का होता है ना, स्लीपर जैसा होता है, और इसकी बॉडी पे बहुत सारे छोटे 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 सीलिया प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे क्या प्रेजेंट है बेटे, बोलो बच्चों, सीलिया। थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, है ना। अंदर क्या है, इसके अंदर है न्यूक्लियस। दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं इसके पास, मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस। एक बड़ा न्यूक्लियस होता है, एक छोटा न्यूक्लियस होता है, और ये यहाँ पे साइटोप्लाज्म भरा हुआ है ना। तो देखो होगा क्या बेटे, जो बाहर फूड होगा ना, फूड, इनको ये जो सीलिया है, सीलिया बड़े काम की है इसकी। सीलिया ऐसे झाड़ू की तरह इसको फूड को खिसका खिसका के इस पैरामीशियम तक लेके आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक वो ओपनिंग होती है, इसको गोलेट बोला जाता है, गोलेट। उसके थ्रू फूड अंदर जाएगा और अंदर इसका अगेन डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन के बाद इसका एसिमिलेशन होगा। ठीक है, डाइजेस्टिव वेस्ट जो भी होगा वो बॉडी से बाहर निकाल फेंक दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन हेल्प कर रहा है फूड को इनगल्फ करने में बेटा, सीलिया। अमीबा में कौन हेल्प कर रहा था, स्यूडोपोडिया। ठीक है, तो स्वीपिंग मूवमेंट कौन कर रहे हैं, सीलिया कर रहे हैं, आसपास से फूड को कलेक्ट कर रहे हैं और फिर उस फूड को इसके डाइजेस्टिव कैविटी के अंदर भेज रहे हैं। जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उस फूड को ब्रेक कर देंगे, फिर वहाँ पे उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और फिर आगे जाके इसका यूज़ हो जाएगा इसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। ग्रोथ तो समझ ही गए होंगे, ग्रोथ का मतलब क्या है? ग्रोथ का मतलब है कि आगे इसकी डिवीजन में हेल्प करेंगे, डॉटर सेल्स को बनाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। बेटा मेरे वाली गलती मत करना, प्लाज्मोडियम मत लिख देना यहाँ पे। ठीक है, इट्स पैरामीशियम, स्लीपर जैसा। ओके, सो वी आर डन विद अमीबा, वी आर डन विद पैरामीशियम। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। क्या टाइम है, आज करोगे कल करोगे? कल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल हम स्टार्ट करेंगे बेटा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा पढ़ के। आई थिंक ये पढ़ के भी मज़ा ही आया होगा आपको। ठीक है, तो आज के लिए आई थिंक सफिशेंट है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बेटा उतने ही कंसंट्रेशन से आपको पढ़ना भी है, इसके अच्छे अच्छे
नोट्स बना के प्रिपरेशन कीजिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, ठीक है। शेयर कर देना, कंजूसी नहीं करनी है बिल्कुल भी। ओके, थैंक यू।